नमस्कार, मैं बीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने नए मुद्दे की बात लेकर आया हूं, जो आपसे मैं चर्चा करूंगा, विचार करूंगा और देखूंगा पीएनबी घोटाले में किस तरह से नीरव मोदी ने बैंक के लूपहोल्स को, बैंक को दुरुपयोग किया है, मैनिपुलेट किया है, जिससे सीधे सीधे हम सब प्रभावित हैं, आम जनता प्रभावित है। और उसकी चर्चा पिछले पूरे सप्ताह से होती आ रही है। नीरव मोदी एक हीरे का व्यापारी है, जिसने पीएनबी के मुंबई शाखा से एलओयू लिया। एलओयू क्या है ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। एलओयू ये लाइन ऑफ क्रेडिट है कि बैंक ये साख पत्र देती है, पेपर देती है कि उस आधार पर दूसरे बैंक विदेशों में आपको कर्जा दे सकता है। और नीरव मोदी ने 282 करोड़ लोन लेने के बाद 150 एलओयू लिया था, जिसके आधार पे उसने विदेशों में कई बैंकों से 11,400 करोड़ का लोन इकट्ठा कर लिया। ये बात तब पता चला कि ये गलत था, कानूनन सही नहीं था, क्योंकि मार्जिन मनी का होना जरूरी है। और 150 एलओयू देना, वो भी किस आधार पर दिया गया, अपने आप में कई प्रश्न खड़ा करता है। ये पता तब चला जब जनवरी में पीएनबी मुंबई ब्रांच में एक नया अधिकारी आता है और वो जब सवाल करता है कि इतना एलओयू किस आधार पर दिया गया, और उसके बाद बैंक सीबीआई में इसकी जानकारी देती है, कंप्लेंट फाइल करती है कि इस तरह का कांड हुआ है। अब प्रश्न है, जो मेरा मूल प्रश्न है कि इतना बड़ा घपला हुआ, इतना बड़ा स्कैम हुआ, क्या किसी ने इसको देखा नहीं? क्या किसी ने इसको रोका नहीं? क्या किसी ने इसको पूछा नहीं? और इसके लिए मैंने 4 प्रश्न पूछना वाजिब समझा है। पहला प्रश्न है बैंक से। पहला प्रश्न बैंक से इसलिए है कि बैंक प्राइमरी सेंटर है, जिसने एलओयू दिया, जिसने लोन दिया। वहां पर डिफरेंट लेयर्स में ऑफिसर्स होते हैं, जिनकी पहली रिक्वायरमेंट यही है कि वो देखें कि किस तरह से ये दिया जा रहा है, जो कि अनदेखा किया गया, जो नहीं किया जाना चाहिए था। दूसरा सवाल है ऑडिटर्स का। ऑडिटर्स में भी बैंक में 2 तरह के ऑडिटर्स होते हैं, एक तो इंटरनल ऑडिटर और एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर। दोनों ऑडिटर इस बात को ऑडिट करने में क्यों फेल हुए? क्या कारण था कि ना इंटरनल पकड़ पाया ना एक्सटर्नल पकड़ पाया स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जिसकी वजह से इनका इतना बड़ा घपला सामने से निकल गया। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बैलेंस शीट चेक करना नहीं होता, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना नहीं होता। उनकी जिम्मेदारी है कि लूप होल्स को भी देखना कि 11,400 करोड़ का कारोबार गलत तरीके से किया गया और इनको पता नहीं चला। तीसरा प्रश्न, जो सबसे बड़ा रेगुलेटर है हमारे देश के सारे बैंकों का, वो है आरबीआई। क्या आरबीआई को इतना बड़ा रकम ट्रांजैक्शन हुआ, उस पर उनको देखने का जरूरत नहीं था? क्यों ऐसा हुआ? ऐसा उन्होंने रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? मेरी जानकारी में है कि फॉर्मर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने इंडिकेट किया था थोड़े समय पहले कि इस तरह के कारोबार बैंकों में हो रहे हैं। उसके बाद भी इसको न रोकने का प्रयास किया गया, न जानने का प्रयास किया गया, और न इसको देखा गया कि किस तरह से रोका जा सकता है। चौथा प्रश्न है सरकार के लिए। सरकार की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। हर साल एनपीए बढ़ता जा रहा है, 10 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। क्या सरकार इसको ध्यान ना दे? क्या सरकार को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि इतना बड़ा जो कुछ हो रहा है, जो डिफॉल्टर हैं वो पैसा क्यों नहीं पे कर रहे हैं? उसको वापस लाने के लिए सरकारी स्तर पर भी विशेष प्रयास करना जरूरी है, क्योंकि आखिर इसका जो खामियाजा है कौन भुगतता है? आम जनता, हम और आप, टैक्स पेयर। क्योंकि सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक को टाइम टू टाइम उनको पैसा बेल आउट करती है। दूसरा, जो टैक्स पेयर मनी है वो उनके पास जाता है, तो इसमें खामियाजा भुगतती है आम जनता, टैक्स पेयर, जिसको हमें ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। नहीं तो इसी तरह से एनपीए बढ़ता जाएगा और ये जो क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है, ये देश का, बैंक का, समाज का, विदेशों में भारत के इमेज को बुरी तरह से प्रभावित करता है। अब है कि क्या किया जाना चाहिए, इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए, कौन तरीका अपनाना चाहिए कि जिस तरह से इस तरह की घटना को रोका जा सके।
एक एसोचैम ने एक सुझाव दिया था कि भाई जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। प्राइवेटाइज करने का मतलब ये नहीं था कि लोगों की सुविधा को खत्म कर दी जाए। प्राइवेटाइज करने का अर्थ होता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि वहां पर यूनियन के जो लोग हैं उसको इस तरह से विरोध करते हैं कि उनको लगता है कि जनता के हित के विरुद्ध में है ये, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ उपाय लेना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। अब देखिए इसका खामियाजा किस तरह से पड़ता है। एक इसी मेहुल चोस्की का जेम कंपनी है हैदराबाद के पास। अब वहां पर सोचिए इस प्रकरण की वजह से, इसके वजह से 650 आदमी बेकार हो गया है। अब सोचिए वो धरने पर बैठे हैं, बीवी, हस्बैंड, बच्चा, उनको कौन देखेगा। एक महिला तो ये कह रही थी कि मैं 12 साल पहले 750 रुपए से मासिक से नौकरी शुरू किया, अभी 12,000 हुआ था, अब मैं क्या करूं, कहां जाए वो, कौन पालेगा उसके बच्चे को, कौन देखेगा उसके परिवार को, वो भीख मांगने के सिवा और कुछ बचेगा नहीं बचेगा। इसकी जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, हमें तय करना पड़ेगा। चाहे सरकार हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे आरबीआई हो, किसी न किसी को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो पूरी की पूरी जो लेजिटिमेसी है वो हम खो देंगे, और वही आखिरी दिन होगा हमारे देश की पूरी बैंकिंग प्रणाली का। धन्यवाद मित्रों, इस सप्ताह इतना ही। अगले सप्ताह फिर मैं आपके साथ मिलूंगा नए मुद्दे की बात को लेके। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप जरूर लाइक करें, इसको शेयर करें, और यदि कोई आप अपनी सजेशन देना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना सजेशन दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।